नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में लंपी स्किन रोग की रोकथाम और बचाव के उपाय। उड़द की फसल में जरूरी कार्यों को करके लिए अच्छी पैदावार। प्रदेश में इन दिनों कई जिलों जैसे जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर और बीकानेर जिलों में लंपी स्किन बीमारी का संक्रमण रोग गायों में तेजी से फैल रहा है। दरअसल ये एक चर्म रोग है जो वायरस जनित है। इसके कारण पशुओं का उत्पादन काफी कम हो जाता है। इसलिए इस रोग के लक्षणों की पहचान कर समय रहते इनका नियंत्रण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम और बचाव के उपाय के बारे में। बीमारी क्या दूध है सुरक्षित? ये एक वायरस बहुत पोस्ट स्पेसिफिक वायरस है और गोट पॉक्स फैमिली का होने के बावजूद भी बकरियों में लंपी स्किन डिजीज नहीं करता है, इतना स्पेसिफिक है। और मनुष्यों में पूरे विश्व में आज तक कोई भी इस वायरस से ग्रसित होने का प्रमाण नहीं मिले हैं। गौवंश में फैले लंपी वायरस के बढ़ते प्रसार से हर कोई परेशान है। अब तक गौशालाओं तक मौजूद इस मुसीबत से अब आम आदमी का सामना हो रहा है। सवाल है कि अगर खतरनाक लंपी वायरस से गौवंश को खतरा है तो क्या इंसान पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या वाकई दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है? बहुत दिक्कत हुई है जी, दूध कम आने लग गया। नॉर्मल दूध मिलना मुश्किल हो गया। जो बंदियां की थी सब बंद कर दी और बाहर से दूध खरीदना पड़ रहा है जो कॉस्टली पड़ रहा है। प्रोडक्शन घट क्यों गया, क्या वजह है? ये बीमारी करके सारा घट गया। वो लेने में वो गलत हो जाएगा ना, दूध वो सही नहीं बैठेगा सिस्टम। पशु मर रहे हैं और लोग दे भी नहीं रहे दूध, लोग दूध वाले ले भी नहीं रहे दूध उससे, जो दिक्कत वाला दूध है। राजस्थान में लंपी का बढ़ता खतरा। लंपी का कारण कैप्रीपॉक्स वायरस माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो 7 दिन में इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। संक्रमित होने के बाद पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। पहले पशु की स्किन, फिर ब्लड और बाद में दूध पर असर पड़ता है। वायरस संक्रमण के 15 दिन के भीतर गौवंश की मौत हो जा रही है। लंपी वायरस को लेकर प्रदेश में खतरा बढ़ रहा है। राजस्थान से सटे पश्चिमी इलाकों में सबसे पहले वायरस फैलना शुरू हुआ था। राजस्थान के 33 जिलों में से 20 जिलों को लंपी ने अपनी चपेट में ले लिया है। राजस्थान में गायों की 4 नस्लों गिर, राठी, थारपारकर और देसी पर लंपी वायरस का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गाय का दूध उपयोग में लाया जाए या नहीं लाया जाए। मैं सभी दुग्ध उपभोक्ताओं और उत्पादकों से वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये एक वायरस बहुत पोस्ट स्पेसिफिक वायरस है और गोट पॉक्स फैमिली का होने के बावजूद भी बकरियों में लंपी स्किन डिजीज नहीं करता है, इतना स्पेसिफिक है। और मनुष्यों में पूरे विश्व में आज तक कोई भी इस वायरस से लंपी स्किन डिसीज के कारण विशेषज्ञों के मुताबिक इस वायरस की 3 मुख्य प्रजातियां हैं। मक्खियों, मच्छरों और दूसरे पशु कीटों से फैलती है ये बीमारी। पशुओं के एक दूसरे के संपर्क में आने से भी लंपी डिसीज फैलती है। लंपी का अब तक कोई इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन बचाव से इस खतरे को कम किया जा सकता है। स्वस्थ पशुओं को संक्रमित पशुओं से अलग रखें। बीमारी फैली हो तो अपने पशुओं को मेला, मंडी, प्रदर्शनी आदि में न ले जाएं। गौशाला में मच्छर, मक्खी और दूसरे कीट न पनपने दें। रोगी पशुओं के संपर्क में आए सामान को खुले में न फेंकें। पशुपालक अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान दें। हालांकि पशुपालक डरे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से एक्शन के बाद जिला प्रशासन को इस मामले से निपटने के निर्देश हैं। वहीं राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित ने भी लोगों से इसका सामना करने की अपील की है।
गायों में लंपी जैसी महामारी बीमारी जो फैली है उसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग की है अभी, और सब जिला कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि हर संभव गोवंश बचाने का प्रयास किया जाए। बहरहाल गौवंश पर बढ़ते खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 5,800 गौवंश की जान इस बीमारी के कारण चली गई, लेकिन सामाजिक संगठनों के मुताबिक ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। दलहनी फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने उड़द की खेती की है, उनकी फसल इस समय बाढ़वार की अवस्था में है और इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उड़द की फसल में कुछ आवश्यक कार्यों का किया जाना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं उड़द की फसल की। तो वर्तमान जो समय है उसमें उड़द की फसल में खरपतवार प्रबंधन करना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसल से जल, वायु, प्रकाश संश्लेषण, पोषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जिससे जो मुख्य फसल का उत्पादन है वो बहुत ही कम रह जाता है। साथ ही साथ ये जो खरपतवार है वो कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है निंदाई कोड़ाई के माध्यम से या हस्तचलित जो यंत्र है उसके माध्यम से खरपतवारों को मुक्त कर लें अपने खेतों से, जिससे जो है खरपतवारों से आपको निदान मिल सकेगा। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में उड़द की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना बहुत जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप जल निकास की व्यवस्था कर जरूरत होने पर सिंचाई करें। अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में जल प्रबंधन की। तो वर्तमान जो मौसम है वो वर्षा ऋतु का है, तो अभी जिन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो गई होगी वहाँ पर तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ बारिश अधिक हो गई हो वहाँ पर आप जल निकासी के लिए चैनल बना लें, क्योंकि ये जो फसल है वो जल भराव के प्रति सेंसिटिव होती है, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जहाँ पर शुरुआती स्टेज का जो है खाद आप दे चुके होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में, तो अभी भी जहाँ पर फसल थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही होगी वहाँ पर आप घुलनशील जो है 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इसका भी 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और अगर फसल अच्छी है तो इसको डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ कमज़ोर दिखाई दे रही है वहाँ आप इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, उड़द की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं फसल सुरक्षा की। तो उड़द की फसल में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है बिहार हेयर कैटरपिलर और तंबाकू की इल्ली। ये जो 2 कीट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, पत्तियों को जाली जैसा बना देते हैं और पौधे के लगभग सभी भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, और टी आकार की खूंटी लगा सकते हैं आप प्रति एकड़ 20 से 25। फेरोमोन ट्रैप का आप उपयोग कर सकते हैं, प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हैं रात्रिकालीन कीटों के लिए। और अगर कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर चली गई है तो क्लोरोपेरिफास का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से। आप इसका भी 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं।
इसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से लगने वाले रोगों की, तो इसमें येलो मोज़ेक वायरस, जिसका मुख्य लक्षण होता है कि ये पौधों की जितनी भी पत्तियां हैं, सिराएं जो है उसको पूरा पीला कर देता है और फल नहीं बनने देता और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोक देता है। और ये प्रारंभिक अवस्था में 1 या 2 दिखते हैं आपको खेत में, लेकिन कुछ दिनों में पूरे खेत में फैल जाते हैं, जिससे 100% तक फसल का नुकसान हो सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जो सबसे पहले तो है प्रारंभिक अवस्था में इसको उखाड़ कर पौधों को, जो संक्रमित पौधे हैं, आप उसको उखाड़ कर बाहर खेतों में 1 मीटर गड्ढा खोदकर आप उसमें दबा दें या जला दें। और इसका जो प्रसार करने वाली सफ़ेद मक्खी है, आप उसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको इसमें नियंत्रण मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखकर उड़द की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। धन्यवाद। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सवाई माधोपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 32 और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगामी 2 दिनों के दौरान 6 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 74 से 84% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 41 से 49% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा जल संचयन के लिए खेत का तालाब या प्लास्टिक की पानी की टंकी का निर्माण करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए खरीफ फसलों की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। भिंडी, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा आदि बरसात के मौसम की सब्जियों की उन्नत किस्मों की बुआई करें। आगामी दिनों में बादल छाए रहने की संभावना को देखते हुए कृषि रसायनों का प्रयोग साफ मौसम की स्थिति में ही करें। बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 50 WP की 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। उड़द की खड़ी फसल में इनिजथा पर 10 SL दवा की 55 ग्राम सक्रिय संघटक या सोडियम एस्फ्लोरोफेन 16.5% और क्लोरिनोफाप प्रोपरगिल 8% मिश्रित उत्पाद की 187.5 ग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि हो सके तो मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। पालतू जानवरों को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें और उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें और बिछावन को सूखा रखें। पशु गृह में फिनाइल तथा मच्छर एवं मक्खीनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ग्वार की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और तांदला के नियंत्रण के लिए इमेजथा पर 10 SL सक्रिय तत्व की 40 ग्राम मात्रा या व्यापारिक उत्पाद 400 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन के बाद छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान मिट्टी में उचित नमी होना जरूरी है। किसान भाई ध्यान रखें कि इस खरपतवार नाशी द्वारा उपचारित खेत में आगामी रबी मौसम में सरसों की बुआई करने पर उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। किन्नू के बागों में लीफ माइनर, सिट्रसिला एवं रेड स्पाइडर माइट और तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए टाइजोफास 40 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा R2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं।
नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए यह समय उपयुक्त है। अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवास, जिला नागौर के कृषक चंदन कुमार ने। आप मृदा कटाव से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चंदन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मिट्टी कृषि का आधार है जो मनुष्य और पशुओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्य, ईंधन और चारे की पूर्ति करती है। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। फलतः मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। मृदा अपरदन वस्तुतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का श्रेय है। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी सतह पर से उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की उपजाऊ परत दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का कटाव या अपरदन कहा जाता है। देश में प्रति वर्ष लगभग 5 बिलियन टन मिट्टी का अपरदन होता है। ये समस्या भयंकर है क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे जाकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण। पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। कई बार मवेशियों को चराने से मिट्टी ढीली और वनस्पति नष्ट हो जाती है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों को जलाना, काटना आम सा हो गया है। ये भी सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है, जिससे नुकसान अधिक होता है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम। नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और उससे अनेक प्रकार की हानियां, कृषि योग्य उर्वर भूमि का नष्ट होना। आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वर ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। भौम जल स्तर गिरने से पेय और सिंचाई के लिए पानी की कमी होना। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव और परोक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या और वन्य जीव पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय। पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और उन्हें बहने से रोकती हैं। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ों का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों का अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। वृक्षारोपण करना और वृक्षों को समूल नष्ट न करना। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना। पशुचारण को नियंत्रित करना। कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना। फसलों की अदला बदली करके उगाना। मरुस्थलों को नियंत्रित करने के लिए वनों की कतार लगाना। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों को समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की गंभीर समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।